हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़न आइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी फरवरी मंथ की चल रही है। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारी आ चुकी है, यानी कि फर्स्ट लेसन हमारी आ चुकी है, जिसमें कि हमने एक टॉपिक को कवर किया था। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है और ये समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इसकी जो यूज़र्स है वो बढ़ते जा रहे हैं बहुत ही स्पीड तरीके से, और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में हमारे इंडियन यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसको टैकल करने के लिए हमारे यहाँ एक अच्छा खासा कानून होना चाहिए, कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स होनी चाहिए। तो इन सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट लेसन ज़रूर देख लीजिएगा आई बटन पर क्लिक करके। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक से यहाँ पर बात करेंगे, जो कि सेडेशन लॉ है हमारे इंडिया में, और फिर हम लोग रेस्ट ऑफ द आर्टिकल को देखते हैं। चलिए, इससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर की भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ। उन सब की आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट से क्या समझते हैं आप। व्हाट इज़ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। सेकंड, ये हमारा UPSC प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है कि द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग आधार कहते हैं, ये एक ओपन यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट डज़ इट इम्प्लाई, इसका क्या यहाँ पे मतलब है। तो करेक्ट आपको बताना है। इससे जो है हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटीग्रेट हो सकती है। और सेकंड है कि ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हो सकता है ईरीज़ को यूज़ करके, और ये भी पॉसिबल है कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है हमारा आधार, इसमें ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। तो ये है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो ये कमेंट डाउन कीजिएगा। कल आपको यानी कि नेक्स्ट लेसन जो भी आएगी इस फरवरी मंथ की, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये छोटी सी न्यूज़ उन सारे बच्चों के लिए जो कि वीज़न आइस की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना चाहते हैं। 8 टेस्ट सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है, रेस्ट ऑफ द 12 अभी बाकी है, और 4 CSAT की भी बाकी है। तो इसे भी देखना है तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करके क्वेश्चंस को सॉल्व कराती हूँ। तो चलिए, आप लोग को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेमेंट मोड, और साथ ही साथ आप लोग मेल कर सकते हो। मेल करने के बाद अगर आप लोग को कोई भी तरीके की डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा, rishika.ch77@gmail.com। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। तो सेकंड है ये सेडिशन लॉ इन इंडिया। तो अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्ली जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें कहा जा रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है हमारे IPC का सेक्शन 124A, इसको फिर से री एग्जामिन किया जाए, जो कि यहाँ पे सेडिशन से डील करता है। तो हमारे यहाँ आप देखो इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड में आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे। उसके अंतर्गत क्या होते हैं कि जो भी आप अगर कोई क्राइम कर रहे हो, कोई भी आप अपराध किए हो, तो उससे रिलेटेड आपको क्या पनिशमेंट देना चाहिए, वो सारी बातें आपका IPC में लिखा गया है। तो सेक्शन 124A, जो कि काफ़ी टाइम ये हाईलाइटेड रहता है, तो इट डील्स विद द सेडिशन। अब यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड चल के कि एक्चुअली ये कानून आया कहाँ से, या फिर ये पॉइंट हमारे यहाँ निकला कहाँ से। ये जो कानून है ये एक्चुअली ओरिजिनली यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया था 1837 में, वो भी थॉमस मैकेले के द्वारा, जो कि उस समय ब्रिटिश के हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। बट ये इनएक्सप्लिकेबली ये ओमिट किया गया था जब IPC को 1860 में लाया गया था। लेकिन चलिए ठीक है, पहली बार तो इसको लाया गया था, लेकिन फिर हटा दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद जब 1860 में ये आपका IPC आया था तो इसको हटा दिया गया था। लेकिन IPC के लाने के 10 साल के बाद फिर यहाँ पे एक अलग सा सेक्शन इंक्लूड किया गया। देखिए, जहाँ पे भी आपको सेक्शन या आर्टिकल कोई भी आप पढ़ते हो, उसमें आपको अलग से A देखने को मिले, कैपिटल A, इट मीन्स अमेंडमेंट। इट मीन्स कि ओरिजिनली उसमें आपका नहीं लाया गया था, इसको बाद में अमेंडमेंट करके इंक्लूड किया गया था। तो फिर यहाँ पे सेक्शन 124A इंसर्ट किया गया है अमेंडमेंट करके, और ये अमेंडमेंट किया गया था सर जेम्स स्टेफन के द्वारा। और ये ऐसा देखा जा रहा था कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस को इस तरीके के अपराध के साथ डील करने के लिए यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। तो इसको वन ऑफ द ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक ड्रैकोनियन लॉ मीन्स आप समझ रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा कभी भी इसका इस्तेमाल जो है ना किसी भी तरीके से किया जा सकता है। जो फर्स्ट केस है उसको रजिस्टर किया गया था 1891 में, जब यहाँ पे जोगेंद्र चंद्र बोस, जो कि यहाँ पे न्यूज़पेपर बंगबासी के एडिटर थे, उनके द्वारा उनके ऊपर ये यूज़ किया गया था, जो कि पब्लिश कर रहे थे एक आर्टिकल जिसमें कि एज ऑफ कंसेंट बिल को क्रिटिसाइज़ किया गया था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और अली ब्रदर्स, जो कि मौलाना आज़ाद है, गांधी जी और बहुत सारे ऐसे अदर्स हैं जो कि इस तरीके के कानून से उनको सफ़र किए हैं और उनको यहाँ पे इम्प्रिजमेंट हुआ है।
अब बात करते हैं कि सेडिशन क्या है। और हाँ, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, स्टेटमेंट बन जाएगा कि ये जो सेक्शन है ये ओरिजिनली जब आईपीसी ड्राफ्ट किया गया था तभी इसको इंक्लूड किया गया था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ओरिजिनल जब आईपीसी ड्राफ्ट किया गया था उस समय इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग के बाद इसको लाया गया 1870 में। फाइन। अब सेडिशन के बारे में अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सेडिशन होता क्या है। और हाँ, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि सेडिशन जो है ये आपका सेडिशन चार्जेस का जो सेक्शन है ये स्टार्टिंग से ही इंक्लूड किया गया है। जब से आईपीसी लाया गया है 1860 में, तो ये स्टार्टिंग से नहीं है, ओरिजिनली इसको इंक्लूड नहीं किया गया है जब हमारा आईपीसी ड्राफ्ट किया जा रहा था। इसको आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ ड्राफ्टिंग में इसको इंक्लूड किया गया अमेंडमेंट करके। फाइन। अब सेडिशन अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बताऊं तो कहने का मतलब है कि आपका ऐसा कोई भी काम, या फिर आप किसी से बोल रहे हो, या फिर आप कहीं भी ऐसा पोस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी से बात शेयर कर रहे हो, या फिर आपका काम में इस तरीके का एक्ट हो रहा है कि आप सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हो, सरकार के अगेंस्ट में हेट्रेट फैला रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे सेडिशन कहा जाता है। या तो आप बोल रहे हो, अब किस किस फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स के फॉर्म में, या तो आप कहीं बोल रहे हो, कहीं लिख रहे हो, या तो कोई साइन है, इस तरीके का साइन आप फैला रहे हो जिससे ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ सरकार के लिए हेट्रेट आप फैला रहे हो, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, आप कहीं आकर जो है खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हो सरकार के विरुद्ध। तो ये सारी चीज़ें कैटेगराइज होती है सेडिशन के तहत। डिसअफेक्शन भी है। डिसअफेक्शन क्या होता है? डिसअफेक्शन कहने का मतलब है कि एक काइंड ऑफ डिसलॉयल्टी और एक फीलिंग से एनमिटी की। ओके, तो यानी कि डिसअफेक्शन है। अफेक्शन मीन्स क्या होता है, किसी के प्रति अट्रैक्ट होना, लेकिन डिसअफेक्शन यानी कि हेट्रेट होना। तो कोई भी तरीके का कमेंट बिना एक्साइटिंग किए हुए, बिना अटेम्प्ट किए हुए कि आप यहाँ पे हेट्रेट फैला रहे हो, लेकिन फिर भी उससे अगर हेट्रेट फैल भी रहा है ना, तो आपके ऊपर सेडिशन चार्ज लग सकता है। अब ये सेडिशन चार्ज जो लग जाता है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी रखा हुआ है। यानी कि आप देखते हो कि जब आपको अगर पुलिस अरेस्ट करके ले जाए, किसी को भी पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, तो उनको बेल का प्रावधान होता है। तो हमारे आईपीसी में बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसको डिवाइड किया गया है कि कौन से ऐसे अपराध है जिसमें कि लोगों को बेल मिल जाएगा और कौन से ऐसे अपराध है जिसमें कि लोगों को बेल नहीं मिलेगा। तो ये जो सेडिशन को रखा गया है ये नॉन बेलेबल है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसको बेल लेने का अधिकार नहीं है, और साथ ही साथ पनिशमेंट भी यहाँ पे दिया जाएगा, और वो भी 3 ईयर्स तक का पनिशमेंट मिल सकता है, और कुछ फाइन भी यहाँ पे लगाया जाएगा। जो पर्सन को इस कानून के तहत अगर चार्ज किया गया है सेडिशन चार्ज में, तो उसको गवर्नमेंट जॉब से रोक दिया जाता है। इट मीन्स कि अगर उसके ऊपर किसी भी पर्सन के ऊपर अगर ये सेडिशन चार्ज लग जाता है, इट मीन्स कि अब उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जा सकता है, और उनको बिना उनके पासपोर्ट के द्वारा उनको बिना पासपोर्ट के ही रहना पड़ता है, और वो खुद को जो है ना हमेशा ऑल द टाइम्स कोर्ट में प्रोड्यूस, मतलब कि कोर्ट में ही वो खुद को भी प्रोड्यूस करेंगे, और जब भी ज़रूरत होगा इस चार्जेस से रिलेटेड। तो इतनी बातें हैं जो कि आप देख सकते हो कि कितना कठोर वाला यहाँ पे बात किया जा रहा है, जो कि हमारे नहीं अंग्रेज़ों के टाइम में बनाया गया है, और उसको हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। इस सेडिशन चार्जेस के फेवर में बहुत आर्गूमेंट होता है। आर्गूमेंट फेवर में जो होता है उसमें क्या क्या बातें निकल कर आती है, ये चीज़ यहाँ पे बातें निकल कर आती है कि कोई भी अगर इंसान जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है या फिर इंडिया में रह रहे हैं, अगर वो एंटी नेशनल जैसा काम कर रहे हैं, हमारे इंडिया में रह रहे हैं, तो इट मीन्स क्या करना है कि हमारे देश के बारे में कभी भी आपको अगेंस्ट में नहीं बोलना है, आपको हमारे सरकार के बारे में नहीं ऐसा बोलना है जिससे कि बाहर के लोगों को, हमारे इंडिया के लोग अगर कुछ गलत बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, एंटी नेशनल वाली बातें बोलते हैं, तो बाहर के लोगों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे इंडिया के बाहर या इंडिया में भी किसी भी तरीके का ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आप ये समझ में आए कि अच्छा आप हेट्रेट फैलाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसीलिए सेडिशन चार्जेस को जो है ना लोग सही कहते हैं कि ठीक है, इस तरीके की कानून होनी चाहिए हमारे यहाँ। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, बहुत स्टेट में जो कि इस तरीके के इंसर्जेंसी भी फेस करते हैं, रेबल ग्रुप्स भी है जो कि इस तरीके का पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सेडिशन चार्जेस जिस पे लगाया जाता है, इससे क्या होता है कि इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है। बेसिकली आप देखते हो कि अभी रिसेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर ये सेडिशन चार्ज लगाया गया है, और ये जस्ट इसलिए किया गया है कि जो सरकार अभी इलेक्ट होकर आई है उनकी पोस्ट जो है वो बरकरार रहे। साथ ही साथ यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। अगर आप कुछ गलत करते हो, कुछ आपका एक्शन गलत होता है, तो इसमें क्या होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी चार्जेस लगाया जाता है। और ये एक बेसिक सेम लॉजिक कहा जा रहा है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट है ना, जिससे कि पनिशमेंट अट्रैक्ट होता है, वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के ऊपर भी ये लगाया जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहने का मतलब है कि आपने विलफुल जो है आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, यानी कि विलफुल जो है ना आप यहाँ पे डिसओबे कर रहे हो किसी भी ऑर्डर को मानने के लिए। अगर हमारे यहाँ बाकायदा ऐसी कानून है और आप इस कानून के तहत इसके विरोध जाकर अगर काम कर रहे हो, इट मीन्स क्या है कि आप जानबूझकर जो है इसका विरोध कर रहे हो। तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन अगेंस्ट में भी कहा जाता है, कहा जा रहा है कि ये हमारे यहाँ का कानून नहीं है, ये हमारे इंडिया का नहीं है, ये अंग्रेज़ों का कानून है, और अंग्रेज़ इसको जस्ट यूज़ करते थे हम इंडियंस को सप्रेस करने के लिए। बट हम इंडियंस इसका यूज़
सप्रेस क्यों कर रहे हैं, किसको सप्रेस कर रहे हैं, सारे लोग तो हमारे ही है। तो ये इस चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आर्गूमेंट होता है। साथ ही राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जब कह दिया गया है हमारे आर्टिकल 19 में कि लोगों को अपने जो भाव है उसको व्यक्त करने का अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 19 में, तो फिर अगर लोग कुछ भी कह रहे हैं तो उनको बोलने का अधिकार है। तो जब बोलने का अधिकार है तो इसका मतलब कि लोग तो कुछ गलत नहीं बोल सकते। जब सरकार की कुछ मूव्स अगर गलत हो रही है, गलत किसी लोगों के सेंस में अगर गलत हो रही है, तो वो उसको उजागर तो करेंगे ना। अगर उनको लग रहा है कि सरकार इस चीज़ को उनके हिसाब से वो सही नहीं है, तो वो बोलने का तो अधिकार है हमारे यहाँ, अपने भाव को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो फिर इसके ऊपर तो नहीं लगना चाहिए, ये तो काउंटर हो रहा है। थर्ड है कि डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि हम लोग के जनता को अधिकतर पावर है कि हम लोग को जो पसंद आएगा हम लोग वो करेंगे, हम लोग को जो सरकार पसंद आएगी हम लोग उनको वोट देंगे, उनको गद्दी पे बैठाएंगे। लेकिन अगर वो सरकार गद्दी में बैठकर हमारे लिए, हम जैसे जनता के लिए काम नहीं करेगी, तो हम ही ना अगेंस्ट में बोलेंगे, क्योंकि हम उनको वहाँ तक पहुँचाया है। तो वही बात है कि डेमोक्रेटिक फाउंडेशन के अगेंस्ट भी देखने को मिलता है। साथ ही लोअर कन्विक्शन रेट है, ऐसा देखने को मिला है कि पुलिस जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर चार्ज करती है सेडिशन, लेकिन कुछ केसेस ही है जो कि इस तरीके का पता चलता है कि हाँ, इनके ऊपर जो सेडिशन चार्ज लगा है वो सही है। तो आप देख सकते हो कि कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है। अगर हम लोग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से देखें तो कहा जाता है कि सेडिशन केस जो है वो बहुत बढ़ चुका है। अभी 2014-18 के बीच में देखें तो 47 से 70 तक बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे 1-2 केसेस से ज़्यादा जो है ना वो कन्विक्शन के रिजल्ट में नहीं आते, यानी कि सिद्ध ही नहीं होता है कि हाँ ये कुछ ऐसा काम कर रहे थे जैसे कि हेट्रेड फैल रहा है या सरकार के अगेंस्ट में कुछ यहाँ पे कमेंट वगैरह कर रहे थे, मतलब कि ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं तो उससे ये सिद्ध नहीं होता है कि हाँ हेट्रेड फैला रहे थे। इसको दूसरे अपराध से भी कंपेयर किया जाता है। तो सेडिशन आज के डेट में भी ना एक रेयर क्राइम के ही लिस्ट में है। साथ ही वेक प्रोटेक्शन प्रोविज़न है सेडिशन लॉ का, यानी कि यहाँ पे इस टर्म का आप देखोगे जो कि सेक्शन 124A के तहत लिखा गया, तो इसमें ऐसा है ना कि डिसअफेक्शन, यानी कि डिसअफेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि काफ़ी वेग है, इसमें आपका क्लियर नहीं देखने को मिलता है कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। तो इतना वेग है यानी कि लोग को भी समझ में नहीं आता, समटाइम्स तो पुलिस भी नहीं समझते हैं, सरकार भी नहीं समझती कि एक्चुअली ये सेडिशन चार्जेस का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, किसके ऊपर होना चाहिए। तो आप देखते हो कि लोगों को भी समझ में नहीं आता, हमें भी नहीं समझ में आता कि एक्चुअली अगर हम सरकार की क्रिटिसिज्म करने का हमें अधिकार है तो एक्चुअली कैसा क्रिटिसिज्म करें हम लोग। अगर हमें सरकार की मूव्स पसंद नहीं आ रही तो हम तो बोलेंगे ही ना, हमें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट नहीं, समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली क्या है, तो वेग कहा जा रहा है इसको। साथ ही कहा जा रहा है कि ये परसेप्शन ऑफ लॉ है। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो सेडिशंस जो है ना आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है एक ड्रैकोनियन लॉ के जैसा, और इसको यूनाइटेड किंगडम में 2010 में ही इसको रिवॉक कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन लॉ रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये जो टर्म सेडिशन है ना इसको भी हटा दिया गया था। और इवन इंडिया में आप देखोगे तो अगस्त 2018 में लॉ कमीशन के द्वारा एक कंसल्टेशन पेपर को पब्लिश किया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि ये जो सेक्शन है 124A इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए। तो हमारे भारत में भी ऑलरेडी 2-3 साल पहले इसके ऊपर लॉ कमीशन ने कहा था कि फिर से इसको सोचने की ज़रूरत है इस तरीके के कानून का। और ऑल ओवर द इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी आप देख सकते हो कि यूके हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरीके के कानून को हटा चुके हैं। साथ ही साथ इनकंसिस्टेंट है, हमारा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनके साथ ये ठीक नहीं बैठता है। जैसे कि 1979 में इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन राइट एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स को सेव करने के लिए काम करते हैं। यानी कि हमारी जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है, तो पॉलिटिकल राइट्स में तो यही हो गया ना कि हमें सरकार के विरुद्ध, अगर सरकार का कोई काम पसंद नहीं आ रहा है तो हमें अधिकार है कि कुछ हम बोले, क्रिटिसाइज में करें, तो पॉलिटिकल राइट है हमारे पास। तो इसको सेव करने के लिए ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको कि भारत रेटिफाई भी किया है। तो देखिए दो चीज़ें होती है जब कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन को, जैसे आप सुनते हो कि भारत ने साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया है, या फिर साइन कर लिए रेटिफाई भी कर लिए। तो साइन करने का मतलब है कि जब मीटिंग में सबमिट में अटेंड करते हैं तो उस समय इस तरीके का कन्वेंशन निकल कर आता है, तो अपनी सहमति दिखाने के लिए कंट्रीज़ को उस पर साइन करना होता है कि हाँ हम इस तरीके के कानून से सहमत है। लेकिन रेटिफाई करने का मतलब है कि येस हम इस तरीके के कानून को अपने कंट्री में भी अपने तरीके से इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो रेटिफाई कर चुके तो इट मीन्स कि अभी हम लोग को तो अब क्या है कि हम लोग को इस तरीके का तो कानून लाना होगा ना जिसमें कि हम लोग अपने लोगों की जो राइट टू फ्रीडम है, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है ही जिसमें कि हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो सेडिशन का मिसयूज़ हो रहा है, आर्बिट्रेरी तरीके से आप देखो कि चार्जेस लगाई जाती है, तो ये इंटरनेशनल कमिटमेंट के ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग अगेंस्ट में काम करते हैं। तो ये वाली बातें भी बताई जा रही है। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि
लेसन द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग अरेस्ट एंड कस्टडी। सारे स्पीच रिलेटेड जो ऑफेंसेस है उसको बेलेबल ऑफेंस के अंदर लाना चाहिए। इट मीन्स कि अगर कुछ ऐसा बोल दिए हैं, गुस्सा आया तो बोल दिए, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप उठा के जेल में ही डाल दो और कभी भी उसमें बेल भी नहीं मिलेगा, आपका उसके ऊपर चलेगा ही, चार्जेस चलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट बेलेबल ऑफेंस के कैटेगरी में लाना चाहिए। इससे कम से कम जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारा जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखा गया, उसको कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से एक्सरसाइज हो पाएगा। सेकंड कहा जा रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कैटेगरी में रखना चाहिए, यानी कि इस तरीके के अपराध को नॉन कॉग्निजेबल के कैटेगरी में रखना चाहिए, जिससे कि जुडिशियल चेक जो पुलिस के ऊपर होता है ना, वो कम से कम हो पाएगा, लिस्ट हो पाएगा। तो अपराध भी दो तरीके का होता है, एक कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल होता है। तो कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि पुलिस वाले को ये अधिकार होता है कि बिना वारंट इशू किए हुए आपको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि वारंट, अप्रोप्रिएट वारंट इशू होगा तभी किसी भी पर्सन को उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़ा खतरनाक होता है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया। तो इस तरीके की कैटेगरी में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जिसमें पुलिस अगर सुनते हैं तो तुरंत जाके अरेस्ट कर लेते हैं जो भी कॉन्विक्टेड पर्सन लगते हैं। तो फाइन, बर्डन ऑफ प्रूफ भी है। इन केस अगर हेट स्पीच है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ को रेज़ करना, यानी कि वो बोले हैं तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, ना कि उनके फेस वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाता है, बट कहीं ना कहीं सेंटिमेंट हर्ट्स होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्रिवेंट किया जाता है जो मैलिशियस कंप्लेन है। ऐसे बहुत सारे कंप्लेन भी है। आप देखो कि सरकार कभी कभी या फिर कोई और जो गवर्नमेंट है उसमें कोई ना कोई लोग जो है ना किसी से बदला लेने के लिए भी इस तरीके का चार्जेस लगा देते हैं। तो ये भी एक मैलिशियस कंप्लेन होता है। एजुकेशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, स्टेट पुलिस जो है वो सफिशेंटली गाइड करती है, उनको गाइडेड होना चाहिए जहाँ पे ये सेक्शंस जो है इम्पोज हो रहा है और कहाँ पे ये नहीं हो रहा है। तो मेन बात है कि स्टेट पुलिस को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पे सेडेशंस चार्जेस का बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है और कहाँ पे नहीं किया जा रहा है। तो उस चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सो दीज आर द सम वे फॉरवर्ड्स कि ऐसा कुछ करना चाहिए। अगर हम लोग इस तरीके के कानून को पूरी तरीके से स्क्रैप आउट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, तो देयर आर सम अल्टरनेटिव्स जिसे हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से क्लियर है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे इंडियन लीगल ट्रेडिशंस के अंदर, ये हमारे किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म भी है, डिसेंट भी है और प्रोटेस्ट भी है। इसी के तहत लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं कि हाँ हमें पसंद नहीं आया तो हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो डिसेंट एक्ट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मार काट और एकदम दंगा करने निकल गया, नहीं, एक डिसेंट तरीके से बोला जा रहा है। तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जिसके अंदर ये डिसेंट तरीके का एक्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर एक रेस्ट्रिक्शन जो कि फ्री स्पीच और लिबर्टी के ऊपर है ये केयरफुली इम्पोज होना चाहिए। तो जो भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि जो इन्वोक करने के लिए आर्टिकल 1 सेक्शन 124 सब क्लॉज ए, तो इसको रेस्ट्रिक्टली सिर्फ क्रिमिनलाइज्ड एक्ट के लिए ही रखना चाहिए कि कोई इस तरीके का क्रिमिनलाइज्ड एक्ट कर दिया है तभी उसके ऊपर इस तरीके का चार्जेस अप्लाई होगा। अदरवाइज़ कोई भी कुछ कर देता है आज की डेट में, तो ट्विटर पे कोई कमेंट कर दो या फिर इंस्टाग्राम पे आप कुछ ऐसा सरकार के अगेंस्ट पोस्ट करके लिख दो, तो क्या पता आपको सरकार उठा के ले जाए, सेक्शन 124 आपके ऊपर इम्पोज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हो भी रही है। अभी भी आप देख सकते हो कि ग्रेजुएशन जो लड़की थी, 21 ईयर्स ओल्ड वो लड़की थी, उसके ऊपर सेडिशन चार्ज लगा दिया। अब क्या कर सकते हैं, तो है। तो ये थोड़ी सी इसकी क्रिटिसिज्म में आपको दोनों पॉइंट पता चल गया, प्रॉस एंड कॉन्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेडिशन लॉ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या जजमेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अगर हम लोग सेडिशंस का देखें तो ये चैलेंज किया गया था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में ही। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि ये जो कानून है ये पावर के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पावर, कि जो भी ये स्टेट को ज़रूरत है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर उनको लगता है कि उनको अपने आप को, अपनी जो कुर्सी है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए उनको एक हथियार दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपके राज्य के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपके देश के कोई लोग इस तरीके से भड़का रहे हैं, हेट्रेड फैला रहे हैं, तो फिर आप उनको जो है पकड़ सकते हो। तो ये कानून दिया गया है उनको। साथ ही साथ आप देखो कि बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, 1995 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया था। और शाउटिंग स्लोगन्स जो है ना वो यहाँ पे सेडिशंस के लिए नहीं है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि ये सेडिशंस के लिए इस तरीके का नहीं रखना चाहिए। व्यू पॉइंट अगर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देखोगे तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तो मुझे लगता है कि हमेशा इसके अगेंस्ट में ही है। 39th रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि 1968 में पब्लिश किया गया था, तो लॉ कमीशन ने जो है ना इसको रिपील करने से, इसका जो आइडिया था कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन फिर 42nd रिपोर्ट आया गया था जिसमें कि इनके पैनल के द्वारा ये चाहते थे कि जो स्कोप है इस सेक्शन का उसको और बढ़ाया जाए।
तो लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, उसको भी इसके अंदर लाना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ सरकार इस्टेब्लिश होती है वो कानून के द्वारा होती है। तो इसकी जो स्कोप है उसको बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जनता तक ही स्टेबल हो, इसमें आप जुडिशरी को भी इंक्लूड करो, लेजिस्लेचर को भी इंक्लूड करो। फिर 2018 में इनके द्वारा क्या कहा गया कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक कंसल्टेशन पेपर लेकर आए, जिसमें कि कहा गया कि फिर से इस तरीके के सेक्शंस के ऊपर रीथिंक करने की ज़रूरत है। और रिसेंट कंसल्टेशन पेपर के हिसाब से देखें तो लॉ कमीशन के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि सेक्शन 124A को सिर्फ क्रिमिनलाइज एक्ट के लिए ही इसको जो है इन्वोक किया जा सके। तो इतनी सारी प्रोविज़न है जो कि आपको ध्यान रखना है कि कब कब लॉ कमीशन के द्वारा क्या क्या कहा गया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 केसेस है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की क्या स्टैंड थी उसको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सेडिशन लॉ हमारे इंडिया में कैसे काम करता है। थॉमस मैकाले के द्वारा इसको पहली बार लाया गया था, लेकिन फिर बाद में हटा दिया गया था, लेकिन फिर 1970 में इसको इंसर्ट किया गया था और फर्स्ट केस 1891 में आया था। ठीक है, फिर इंडियन पिनल कोड हमारे इंडिया में 3 तरीके से अप्लाई होता है, या तो वर्ड्स के फॉर्म में, या साइन के फॉर्म में, या विजिबल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके फॉर्म में। और इसमें साथ ही साथ ये नॉन बेलेबल है, और इसमें अगर आपको चार्ज किया जाता है तो आप पनिशमेंट होगी, साथ ही गवर्नमेंट जॉब से बे आउट किया जाएगा। आर्गुमेंट आप देख सकते हो फेवर एंड अगेंस्ट में, साथ ही कुछ यहाँ पे वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है। तो हटाने की बात तो नहीं कही जा रही है, अब कानून है तो उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, बट आज के डेट में इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और इसमें कुछ अमेंडमेंट फिर से करने की ज़रूरत है। फाइन, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में, क्षमादान जिसको हम लोग कहते हैं। तो रिसेंट ये डेवलपमेंट हुआ है जो कि स्पॉटलाइट में फिर से आ गया है, जो राजीव गांधी की असैसिनेशन केस थी उसको लेकर। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक बातें पे आते हैं, बैकग्राउंड चलते हैं। पहले जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनको असैसिनेट कर दिया गया था, यानी कि बॉम्ब एक्सप्लोजन में उनको मार दिया गया था। वो भी आप देखो कि श्री पेरुपरम बुदूर में, जो कि सॉरी स्लिप ऑफ टंग, तमिलनाडु में है 1961 में। ठीक है, 7 कॉन्विक्ट्स यहाँ पे पाए गए थे, यानी कि 7 लोग हैं जिनको कि यहाँ पे लाइफ टर्म दे दिया गया था इस केस में। 1999 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको 7 में से 4 को जो है ना डेथ सेंटेंस दे दिया गया था और 3 को लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया था। 2000 में क्या हुआ कि जो डेथ सेंटेंस था, यानी कि जो यहाँ पे डेथ सेंटेंस जिनको दे दिया गया था, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि हैंग कर देना, तो नालिनी थे जो कोई यहाँ पे अपने आप को वॉज कम्यूट टू लाइफ। ठीक है, अब इसकी मीनिंग हम लोग आगे देखने वाले हैं। 2014 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे 3 जो डेथ सेंटेंस है उसको भी कम्यूट कर दिया गया, और इंक्लूडिंग ये क्या है, तो ये है पेरारी वलन। तो पेरारी वलन के साथ साथ यहाँ पे 3 जो डेथ सेंटेंस थे उनको कम्यूट कर दिया गया था। एक्चुअली डेथ सेंटेंस से जो है यहाँ पे एक पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास कम्यूट कर देना। कम्यूट कहने का मतलब है कि एक फॉर्म से, यानी कि आपको जो पनिशमेंट मिला है उसकी एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इनका डेथ सेंटेंस का पनिशमेंट था, तो इसको कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजमेंट का जो है यहाँ पे प्रोविज़न डाल दिया गया था। उसके बाद 2015 में जो पेरावी वलन है उनके द्वारा एक पार्डन फाइल किया गया, प्ली फाइल किया गया था। पार्डन कहने का मतलब है कि क्षमादान, कि हमें माफ़ कर दीजिए, वो भी तमिलनाडु गवर्नर के सामने। फिर सितंबर 2018 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे गवर्नर से पूछा गया कि वो यहाँ पे पार्डन प्ली के ऊपर क्या डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर निकल कर आई, जिसमें कि तमिलनाडु कैबिनेट है उनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था सरकार को कि जो पेरारी वलन है और जो 6 अदर्स हैं उनको रिलीज़ कर देना चाहिए। और ये जो इन गवर्नर के पास पावर है वो आर्टिकल 161 के तहत दिया गया है। गवर्नर जो है वो यहाँ पे ओवर 2 ईयर्स तक कोई भी तरीके का इनका रिकमेंडेशन के ऊपर काम नहीं किए, लेकिन पेरारी वलन को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वो अप्रोच किए इस तरीके के डीले को लेकर, यानी कि ये आपका तमिलनाडु के गवर्नर जो है इस तरीके का उनको रिकमेंडेशन दिया गया था कि इन 6 को रिलीज़ कर देने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ था। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एश्योर्ड किया गया, यहाँ पे सेंटर के द्वारा एश्योर्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट को कि तमिलनाडु गवर्नर जो है वो यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं, और बाद में गवर्नर की ऑफिस जो है ना वो यहाँ पे उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया था कि सारे जो कॉन्विक्ट हैं इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट उनको वो सोचे कि किस तरीके से पार्डन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे केस है जो कि आपको बताया जा रहा है, बट मेन मुद्दा क्या है, क्वेश्चन इससे अराइज़ नहीं होगा, क्वेश्चन आपका यहाँ से अराइज़ होगा। तो बातों को ध्यान में रखिए कि क्या बातें की जा रही हैं। तो कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है प्रेसिडेंट और गवर्नर का। तो प्रेसिडेंट के पास जो यहाँ पे पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 72 के तहत आता है, वही सेम पावर गवर्नर के पास है बट आर्टिकल 161 के तहत आता है। तो पहले हम प्रेसिडेंट की देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे गवर्नर के पास। तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर है कि जो भी यहाँ पे
सज़ा दिया जाता है लोगों को तो उसको क्षमा कर सकते हैं। पनिशमेंट या सेंटेंस है किसी भी अपराध का, तो पनिशमेंट या सेंटेंस है कोई भी कोर्ट मार्शल के द्वारा, और सेंटेंस अगर यहाँ पे डेथ सेंटेंस का दे दिया गया, ठीक है। तो ये 3 तरीके का है जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अधिकार है कि वो यहाँ पे क्षमा कर सकते हैं। पार्डनिंग पावर 5 तरीके का होता है। एक होता है पार्डन, यानी कि यहाँ पे क्या है कि पूरी तरीके से आपको छोड़ देना, जैसे कोई भी पनिशमेंट दिया गया है कोई भी तरीके का, तो यहाँ पे पूरी तरीके से माफ़ कर देना, अब आपको कोई पनिशमेंट नहीं, आप जाइए, आप फ्री है, उसको कहते हैं पार्डन। कम्यूट करना अभी मैं बताई कि सब्स्टिट्यूट कर देना, एक तरीके के पनिशमेंट को थोड़ा लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। रिमीशन होता है, रिमीशन क्या होता है कि जो सेंटेंस है या कोई भी ऐसा, जैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट अगर 14 साल का दिया गया तो उसको उसके पीरियड को कम कर देना, 7 साल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है उसको कम करना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमीशन। हाँ, रिस्पाइट एक होता है। रिस्पाइट क्या हो गया कि कोई फिजिकली हैंडीकैप है या प्रेग्नेंट विमेन है, तो इस तरीके से कोई भी अगर परेशानी में है और इस तरीके के जो लोग हैं ना, उनको क्या करना कि उनको लेसर सेंटेंस देना, यानी कि वो तो अपने आप से ही खुद ही पीड़ित है, तो उनको उनका जो अपराध है उस हिसाब से उनको जो सज़ा देना चाहिए उससे थोड़ा कम सज़ा दिया जाता है, तो उसको रिस्पाइट कहते हैं। रिप्राइव कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्टे लगा देना, जो भी सेंटेंस है, मतलब कि डेथ सेंटेंस को छोड़कर कोई और भी तरीके का अगर इम्प्रिजमेंट दिया जा रहा है या फिर और भी कोई भी तरीके का यहाँ पे अपराध करने के बाद उनको जो सज़ा दी जा रही है, तो उस पर स्टे लगा देना कि अभी ये काम नहीं करना है, ठीक है। ओह सॉरी, ये आपका कहा जा रहा है स्पेशली डेट ऑफ ए डेथ सेंटेंस, वही मुझे लगा कि ये स्पेशली डेथ सेंटेंस में ही स्टे लगाने की बात की जा रही है। जैसे कि आप अभी देखे थे ये शबाना केस में भी, आई थिंक उनका नाम शबाना है, जो कि फर्स्ट वीमेन थी जिनको हैंग करने वाले थे, अभी कैपिटल पनिशमेंट मिलने वाला था हमारे इंडिया में, तो यस शबाना नहीं शबनम केस है, ओके। तो वही मैं सर्च कर रही थी। तो जैसे उनको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा था तो काफ़ी स्टे लगाया जा रहा था, तो वो स्टेज लगाने का जो पावर है प्रेसिडेंट को, वो रिप्राइव किया गया अंडर में, ठीक है। तो 5 फिंगर्स में आप याद कर लो, पहला है पार्डन यानी कंप्लीट छूट करना, कम्यूट मतलब कि लेसर जो लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई भी पनिशमेंट को, रिमीशन इट मीन्स कि जो पीरियड है सेंटेंस का उसको कम कर देना, और रिस्पाइट जिसमें कि आप देखो कि जो विमेन है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, उन सारे लोगों को कुछ छूट दे देना, या फिर रिप्राइव करना यानी कि जो स्टे लगा देना, ठीक है। अब गवर्नर के पास देखते हैं, ये क्लियर हो गया प्रेसिडेंट का। गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 161 के तहत होगा, जिसमें कि हर एक स्टेट में गवर्नर को ये पावर है कि वो पार्डनिंग पावर कर सकते हैं। अब ये पार्डनिंग पावर गवर्नर को किस किस तरीके से है, प्रेसिडेंट के पास पार्डन सेंटेंस था जो भी कोर्ट मार्शल के द्वारा लाया गया है, यानी कि कोर्ट मार्शल के द्वारा अगर कोई भी यहाँ पे सेंटेंस है, पनिशमेंट है, तो प्रेसिडेंट उसको देख सकते हैं, लेकिन उसको गवर्नर नहीं देख सकते, कोर्ट मार्शल वाला, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस यहाँ पे पार्डन कर सकते हैं, बट गवर्नर डेथ सेंटेंस को छूट नहीं दे सकते। अगर जो कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के पास गुहार लगा कर जो है उनसे माफ़ी मांग लिया जाए और वो छूट कर दे, तो ऐसा नहीं है। तो ये दोनों ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट को पावर है लेकिन गवर्नर को पास पावर नहीं है। अब गवर्नर के पास आप देखो तो पार्डन करने का पावर है, रिप्राइव करने का पावर है, स्टे लगाने का, और रिस्पाइट करने का पावर है, जैसे कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है या फिर प्रेग्नेंट विमेन है तो उनको भी लाइटर फॉर्म ऑफ जो पनिशमेंट है वो देने का अधिकार है। रिमीट करने का अधिकार है, जैसे कि जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है उसको कम करने का अधिकार है, और सस्पेंड कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं पनिशमेंट को, जो भी अपराध है। लेकिन गवर्नर जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को, लेकिन पार्डन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक लिटिल डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिए। जो डेथ सेंटेंस है ना उसको सस्पेंड कर सकते हैं कि ठीक है अभी नहीं करना है, और रिमीट कर सकते हैं। रिमीट करने का मतलब क्या होता है कि जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है उसको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। कम्यूट कर सकते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर किसी और फॉर्म ऑफ जो यहाँ पे आपका पनिशमेंट है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन, तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो आई होप कि आपको ये पार्डनिंग पावर क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं थर्ड आर्टिकल में, जो कि है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। 2 तरीके की पार्टी होती है, एक तो रिकॉग्नाइज्ड होती है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड होती है। जो छोटी छोटी पार्टी होती है ना उसे कहते हैं, और कुछ पार्टी रजिस्टर्ड भी होती है, कुछ अनरजिस्टर्ड भी होती है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट यहाँ पे लाया गया है, वो भी एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो कि NGO है, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है बहुत सारी फाइंडिंग्स जो कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो की फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का, अब ये देखते हैं।
इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो 97.5% पार्टीज़ है वो अनरिकग्नाइज्ड है। इट मीन्स कि 2360 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी रजिस्टर्ड किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, तो उसमें से अगर हम लोग देखें तो 2301 जो है ना, इट मीन्स कि 97% हो गया जो कि अनरिकग्नाइज्ड है, उनको रिकग्नाइज ही नहीं किया जा रहा है। हमारे कंट्री में कितने टोटल पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, विच इज़ 2360, बट इसमें से 2300 जो है वो अनरिकग्नाइज्ड है। फाइन। सेकंड चीज़ इनमें बताया जा रहा है कि 2 फोल्ड इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये 2 फोल्ड क्या है? इट मीन्स कि ये सारे पार्टीज़ का जो नंबर है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है लास्ट 10 ईयर से। आप देख सकते हो 2010 में कितना था, तो 1112 था। वहीं बढ़कर अगर हम लोग दुगुने तरीके से देखें तो 2019 में ये 2301 हो गया। इट मीन्स कि दुगनी तरीके से हमारा जो है ना ये नंबर ऑफ पार्टीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। थर्ड इनका बताया गया है कि जो कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट है वो अवेलेबल ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अलावा जो कि कहते हैं कि जो कितना भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट है, यानी कि इस तरीके के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, तो उनकी जो भी रिपोर्ट है उनको सबमिट करना होता है जो उनके स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, जिसमें कि कंट्रीब्यूटिंग अगर रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो ओनली 78% है जो कि इस तरीके के रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। तो ये भी आप देख सकते हो कि ज़्यादातर रिपोर्ट जो है अवेलेबल ही नहीं है। सोर्सेज ऑफ डोनेशन की अगर हम लोग बात करें तो 16% जो टोटल डोनेशन है वो यहाँ पे कॉर्पोरेट या फिर बिजनेस सेक्टर के द्वारा दिया जाता है। वहीं अगर इंडिविजुअल डोनर अगर हम लोग देखें तो ये 81% है, वो भी टू ईयर्स में। तो आप समझ सकते हो कि सोर्सेज ऑफ डोनेशंस जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा यहाँ पे ज़्यादा दिया जा रहा है एज़ कंपैरिजन टू किसी बिजनेस के द्वारा या किसी कॉर्पोरेट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे कुछ 4 फाइंडिंग है, यानी कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 97% जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अनरिकग्नाइज्ड है। आज की डेट में डबल 2 फोल्ड तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, 10 साल में जो है दुगना हो चुका है नंबर ऑफ पार्टीज़। थर्ड है कि जो कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट है वो अवेलेबल ही नहीं है, और साथ ही साथ जो है सोर्सेज ऑफ डोनेशंस में बताया जा रहा है कि जो इंडिविजुअल है उनकी नंबर ज़्यादा है डोनेट करने का एज़ कंपैरिजन टू कोई बिजनेस कॉर्पोरेट उस तरीके से। फाइन। क्राइटेरिया क्या है रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी? ये बहुत अच्छी बात है, इससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कैसे आप समझोगे कि कोई पार्टी यहाँ पे रिकग्नाइज्ड कैटेगरी में है और कौन पार्टी यहाँ पे अनरिकग्नाइज्ड कैटेगरी में है। तो रजिस्टर्ड जो अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके बारे में समझिए। या तो वो न्यू तरीके के रजिस्टर्ड किए गए हैं, और रजिस्टर्ड किसके साथ करना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, तो न्यू जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, या फिर वो है जिनको एनफ परसेंटेज ऑफ वोट नहीं मिलता है, यानी असेंबली हो गया या जनरल इलेक्शन हो गया, तो वो यहाँ पे उनको इतना वोट नहीं मिलता है कि वो एक स्टेट पार्टी बन सके। या फिर वो है जो कि कभी इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं किए, जब से रजिस्टर्ड किए हैं, आज अभी पिछले साल किए हो या 10 साल पहले किए हो, लेकिन वो अभी तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं हुए, तो उनको हम लोग कहते हैं अनरिकग्नाइज्ड। अनरिकग्नाइज्ड यानी कि आप लोग भी नहीं जानते हो, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ 2300 समथिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लेकिन हम लोग कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ को जानते हैं? बहुत ही कम, है कि नहीं? तो इतने, और बाकी सब कहाँ है? तो बाकी सब अनरिकग्नाइज्ड है। रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहने का मतलब है कि पहले तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और उनको यहाँ पे नेशनल और स्टेट पार्टीज़ रिकग्नाइज़ किया गया है। हम लोग बेसिकली वही सारे पार्टीज़ को जानते हैं कि जो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है या फिर किसी राज्य के स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक है, और साथ ही साथ रिकग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या तो वो नेशनल पार्टी होंगे या तो स्टेट पार्टी होंगे, अगर वो कुछ सर्टेन जो कंडीशन है उसको मीट करते हैं, और उनको एज ए ट्रीट किया जाएगा रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में अगर उनकी पार्टी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कंटिन्यूस 5 पीरियड्स तक इंगेज है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो राज्य की पार्टी है। और एटलीस्ट 1 मेंबर जो है उनके लोकसभा में होंगे हर एक 25 मेंबर्स में से, और एटलीस्ट 1 मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे हर एक 30 मेंबर में से। ठीक है, तो रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहने का क्या मतलब है कि वो कंटिन्यूस 5 साल से जो है उस राज्य में स्टेट पार्टी है, और साथ ही साथ एक मेंबर उनका हर एक 25 मेंबर में से लोकसभा में मेंबर है, और एक मेंबर हर एक 30 मेंबर में से लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट जो उनको दिया जाता है वो 6% से कम नहीं होगा जनरल इलेक्शन में। और अगर पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जैसा हम लोग ट्रीट करते तो इट मीन्स कि वो जो है ना 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिसे हम लोग नेशनल पार्टी कहते हैं। तो कौन सी ऐसी पार्टीज़ है जो नेशनल पार्टी के कैटेगरी में आती है और स्टेट पार्टी की कैटेगरी में आती है, तो उसकी भी क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अनरिकग्नाइज्ड और रिकग्नाइज्ड पार्टी एसोसिएशन के द्वारा ये कहा गया है कि वो यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट भी करते हैं तो बिना किसी रजिस्टर्ड किए हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है कि उनको बेनिफिट मिलेगा जो भी हमारे यहाँ का बाकायदा कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो फ़ायदा क्या होता है?
अब देखिए इस तरीके का दो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिल रहा है। तो बेनिफिट क्या है इस तरीके के रिकॉग्नाइज जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनको क्या बेनिफिट होता है? तो सबसे पहले आप देखो कि जो भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उनका अपना खुद का सिंबल होता है। सिंबल कहने का मतलब है कि बीजेपी का आप देखते हो कि कमल का फूल है, कांग्रेस का आप देखते हो कि हाथ है। तो इस तरीके से आप देखो कि बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप बिहार का जदयू का देख लो तो उनका तीर धनुष है कि नहीं? तो वो सब है। और साथ ही साथ क्या होता है कि सिर्फ ओनली वन प्रपोजर होता है नॉमिनेशन फिल करने के लिए। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि 2 सीट्स चाहिए होता है इलेक्टोरल रोल के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उनको टेलीकास्ट फैसिलिटी दी जाती है आकाशवाणी दूरदर्शन में। और उनके पास जो है मैक्सिमम 40 स्टार कंपेनर होते। स्टार कंपेनर के बारे में भी हम लोग ने PT 365 पॉलिटी में डिस्कस किया, रिवीजन हो जाएगा, आप देख सकते हो। साथ ही एलिजिबल है वो सब्सिडाइज्ड लैंड लेने के लिए पार्टी ऑफिस के लिए, यानी कि जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होते हैं उनको लैंड भी मिलता है जिससे कि वो अपना ऑफिस बना सके। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। फाइन। इसी के साथ आप ये भी रिवाइज़ कर लो कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी होने के लिए क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अगर नेशनल पार्टी है कोई तो वो कैसे नेशनल पार्टी बनती है? तो एक पार्टी जो कि एटलीस्ट 6% ऑफ उनको टोटल वोट्स, वो भी लोकसभा के इलेक्शन में मिलता है या फिर असेंबली इलेक्शन में मिलता है, जो कि 4 स्टेट से होना चाहिए, और एटलीस्ट 4 सीट हो लोकसभा में, तो इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है नेशनल पार्टी। 6% वोट होना चाहिए, ठीक है। 6% यानी कि टोटल वोट जो मिलता है उसका 6% वोट हो और 4 सीट होना चाहिए लोकसभा में, तब इनको बोलेंगे नेशनल पार्टी। साथ ही नेशनल पार्टी जो है वो इन्फ्लुएंसर होनी चाहिए 3 से ज़्यादा स्टेट में। और ये सारे पार्टीज़ क्या है तो आप देख सकते हो, INC है, BJP है, BSP है। तो ये सारे कुछ ऐसे पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी कहलाते हैं। स्टेट पार्टी कहने का मतलब है कि एक पार्टी जो कि सिक्योर करे एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 2 सीट होना चाहिए, ठीक है। और नेशनल में क्या था, 6% ऑफ टोटल वोट और 4 सीट होना चाहिए। तो इस तरीके से याद रखना है, 6% ऑफ टोटल वोट होना चाहिए और 2 सीट होना चाहिए। फाइन। साथ ही साथ आप देखो कि रीजनल पार्टी जो है वो इन्फ्लुएंसर हो लेस देन 3 स्टेट में। और ये जो स्टेट है ये कौन कौन से है, तो समाजवादी पार्टी, ये आपका समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब आप देखो तो इतने पार्टी है जो कि आपका स्टेट पार्टी कहलाते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग के पास कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किसको हम लोग नेशनल पार्टी कहेंगे, किसको स्टेट पार्टी कहेंगे, साथ ही कौन सी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होती है और कैसे अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो क्वेश्चंस कहीं से भी घूम फिर के आ सकते हैं। लास्ट टॉपिक पे आते हैं पॉलिटी का, जो कि है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021 की। रिसेंटली क्या हुआ है कि पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया। एक्चुअली ये बिल है, अभी कानून नहीं बना है। जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया जाएगा तो इसको हम लोग कानून मानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली इस बिल में रखा क्या गया है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का है, जिसमें ये चीज़ें रखी गई थी कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो, ठीक है, फॉरेन आर्बिट्रल जो अवार्ड्स है उसको इन्फोर्स करना, और जो भी कंसिलिएशन से रिलेटेड जो लॉ है, ठीक है। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन आप समझो कि कोई भी तरीके का डिस्प्यूट होता है ना, तो डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो लोग सीधे कोर्ट में चले जाते हैं। तो कोर्ट में ना जाकर ऐसा ऑल्टरनेटिव भी है जहाँ पे आपके डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया जा सकता है या फिर रिजॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए आर्बिट्रेटर्स होते हैं और कंसिलिएटर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है आर्बिट्रेशंस का और कंसिलिएशन का, ठीक है। अब देखिए कंसिलिएशन में क्या होता है कि जब 2 पार्टी के बीच में यहाँ पे अगर कंसिलिएटर है तो उनका काम होता है लॉ के बारे में पूरा बताना। जैसे ज़मीन को लेकर अगर ये दोनों लोग लड़ रहे हैं तो यहाँ पे कंसिलिएटर होंगे जो कि इनको बताएंगे कि हाँ कानून में क्या कहा गया है, कानून में आप दोनों के लिए क्या प्रावधान है। लेकिन जो आर्बिट्रेटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं यहाँ पे A और B के बीच में कि वो मध्यस्थता कराते हैं, यानी कि वो यहाँ पे दोनों को सुलह कराते हैं और बातों को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मेनली यहाँ पे इस बिल में रखा गया है कि जो पहले ऑर्डिनेंस जो लाया गया था उसको रिप्लेस किया जा रहा है। और ऑर्डिनेंस में क्या था, तो अनकंडीशनल स्टे लगाया गया था आर्बिट्रल अवार्ड के इन्फोर्समेंट में। तो आर्बिट्रल अवार्ड के इन्फोर्समेंट में अनकंडीशनल जो स्टे लगाया गया था उसको ग्रांट किया गया है। साथ ही साथ देखो कि जो 8 शेड्यूल है कानून का उसको ओमिट करने की बात की जा रही है, जिसमें रखा गया है कि जो आर्बिट्रेटर्स है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये बातें रखी गई है। साथ ही बोला जा रहा था कि स्पेसिफाई करना है रेगुलेशंस और जो क्वालिफिकेशंस है उनके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो भी नॉर्म्स है एक्रीडेशंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स उनके हिसाब से। इस बिल में की फ़ीचर्स क्या रखा गया है, की फ़ीचर्स है कि ऑटोमेटिक स्टे होना चाहिए अवार्ड में, यानी कि ये बिल जो है ना क्लियर कर रही है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसको उसके ऊपर स्टे लगाना है और ये कोर्ट के
द्वारा भी ग्रांट किया जाएगा इवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी, यानी कि कोई एप्लीकेशन अगर पेंडेंसी में है और उस समय ये आर्बिट्रल अवार्ड निकल कर आती है तो उसके ऊपर स्टे लगाया जा सकता है, ठीक है। और आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ 1996 की कानून फॉलो होती है जिसमें कि पार्टी को अलाउ किया गया है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए। अगर हम लोग 2015 की कानून के हिसाब से देखें तो उसमें ये ऑटोमेटिक स्टे आया था, तो ये ऑटोमेटिक स्टे जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा कोई भी अवार्ड के ऑपरेशन में, ठीक है। तो ये आर्बिट्रल अवार्ड होता है जब फाइनल कंक्लूजन निकलता है तब, तो उस समय जो है ना ऑटोमेटिक स्टे लगाने के बाद जो है इससे पहले वाला 2015 के कानून में कहा गया था कि ये अप्लाई नहीं किया जाएगा, लेकिन अगेन इस बिल को लाया गया और जिसमें कहा जा रहा है कि ऑटोमेटिक स्टे हो जाएगा। क्वालिफिकेशन अगर हम लोग आर्बिट्रेटर का देखें तो यहाँ पे बिल में रखा गया है कि 8 शेड्यूल को हटा देना है, जिसमें कि आर्बिट्रेटर्स के बारे में रखा गया है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक्सपीरियंस क्या होगी। वही अगर हम लोग 1996 के कानून देखें तो इसमें कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एक्रीडेशंस रखा गया था किसी आर्बिट्रेटर के लिए, जो कि अलग से एक 8 शेड्यूल था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल नहीं है, इस कानून का 8 शेड्यूल है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि 8 शेड्यूल के में क्या क्या लिखा गया था कि आर्बिट्रेटर कौन होंगे। आर्बिट्रेटर कोई एडवोकेट होंगे जो कि एक एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत आते और उनका 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। साथ ही एक ऑफिसर होंगे जो कि इंडियन लीगल सर्विस के अंदर होंगे। तो ये 2 क्राइटेरिया रखा गया था 8 शेड्यूल के तहत, जिसमें कि कोई भी जो यहाँ पे एडवोकेट है वो आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, ठीक है। अब इतने सारे प्रोविजंस रखे गए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हमारे यहाँ चलता है, जिसमें आप लोग देखो कि 4 तरीके का यहाँ पे ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा। एक होता है आर्बिट्रेशन, एक होता है नेगोशिएशन, एक होता है कंसिलिएशन एंड फोर्थ वन इज़ मीडिएशन। तो मीडिएशन आप जानते हो कि एक मीडिएटर होंगे, वो दोनों का सलाह मशवरा करके ही उस पार्टी को छोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी तरीके की बात है, जैसे फैमिली इश्यूज़ भी आप देखते हो बहुत निकल कर आती है, तो मीडिएटर होते हैं जो कि बताते हैं कि नहीं आप लोग आपस में ही सॉर्ट आउट कर लो। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि ये एक बाइंडिंग है, यानी कि आर्बिट्रेटर होते हैं और 2 लोग होते हैं और आर्बिट्रेटर जो कह दे, यानी कि फाइनल जो रिपोर्ट में आ जाए, फाइनल जो मतलब कि दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसकी जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगी उन दोनों पार्टी को मानना होगा। कंसिलिएशन नॉन बाइंडिंग होता है, यानी कि कानून के बारे में ये बताते हैं कि देखिए इस तरीके का कानून है, इस तरीके का कानून है, आपको क्या करना है ये आप लोग बता दीजिए। कंसिलिएटर के द्वारा जो भी यहाँ पे दोनों पार्टी को बोला जाता है उन दोनों पार्टी के ऊपर मर्जी है कि वो माने या ना माने, ठीक है। साथ ही नेगोशिएटर क्या होता है कि नेगोशिएट करते हैं, 2 पार्टी जो है अपने आप बीच में बात करके किसी बातों को जो है नेगोशिएट कर लेते हैं और सॉल्यूशन यहाँ से डायरेक्टली निकल कर आ जाता है, फाइन। तो ये 4 तरीके का है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि क्या होगा इस तरीके का अगर बिल आ जाता है तो जो हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि फ्रॉड और करप्शन को चेक किया जाएगा। इस अमेंडमेंट से क्या होगा कि हेल्प होगा, सारे स्टेक होल्डर पार्टीज़ को यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अनकंडीशनल वो स्टे लगा सकते हैं इस तरीके का आर्बिट्रल अवार्ड के इन्फोर्समेंट में। यानी कि जो आर्बिट्रेटर यहाँ पे बोल देते हैं, दोनों पार्टीज़ को मानना होता है, उनका बाइंडिंग इन नेचर होता है उनका जो भी बात है, तो उस चीज़ को यहाँ पे स्टे लगाया जा सकता है। साथ ही इंडिया में कहा जा रहा है कि कमर्शियल आर्बिट्रेशन का हब है, तो उसको प्रमोट करने के लिए तो ये जो 8 शेड्यूल में रखा गया है कि आर्बिट्रेटर्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, जिससे आप देखो कि इंडिया एज ए हब कहा जाता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का, जिसमें कि बहुत सारे आर्बिट्रेटर्स जो है कंट्रीज़ के आते हैं, एमिनेंट आर्बिट्रेटर्स आते हैं, तो वो चीज़ें प्रमोट हो पाएगी। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इसमें इशू क्या है इस तरीके के बिल को लाने का। इशू है कि लिटिगेशन प्रोसेस बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ये बहुत ईजी हो जाएगा कि पार्टी जो है ना करप्शन में आ जाएगी और एक ऑटोमेटिक स्टे उनके ऊपर लग सकता है। साथ ही फ्लड गेट्स हो जाएगा यहाँ पे लिटिगेशन का, जैसे कि कानून में अमेंडमेंट हुआ है तो 2015 से ऑटोमेटिक स्टे जो है ना ये ओपन कर सकता है फ्लड गेट ऑफ लिटिगेशन, यानी कि स्टे लगा दिया तो फिर बाद में लिटिगेट करते रहेंगे। जैसे आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है, PIL फाइल करना है तो आप कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। तो बिल में लेकिन ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं की गई है कि फ्रॉड और करप्शन का मतलब क्या है। और अमेंडमेंट जो है ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्समेंट होने में अफेक्ट कर सकता है, और जिससे कि हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडिया में है, यानी कि बिज़नेस करने के लिए कितना आसान प्रावधान है, उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। तो कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि इंडिया को रिमेन एक लागार्ड होना चाहिए, यानी कि 163rd हमारा प्लेस है 190 कंट्रीज़ में, वो भी वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में।
तो जब हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्समेंट करने के लिए आते हैं तो इसमें हमारी पोजीशन बहुत डाउन है, तो इसमें हम लोग को सही तरीके से आगे बढ़ना है और ये बिल जो है एक राइट डायरेक्शंस में होगा, जिससे कि कोई भी अगर इशू निकल कर आती है कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्समेंट करने के लिए तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। एट द सेम टाइम कोर्ट भी इसको क्वेश्चन में ले सकती है कि इस तरीके के टेस्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए, और जो अनकंडीशनल बिना बात के जो स्टे लगाया गया है उसको यहाँ पे ग्रांट किया जा सकता है। फ्रॉड और करप्शन की जो बात है कॉन्ट्रैक्ट में, ये पोटेंशियली इसको एग्जामिन किया जा सकता है, डिसाइड किया जा सकता है बहुत सारे स्टेजेस में, और वो भी ट्रिब्यूनल के सामने। ट्रिब्यूनल भी सेटअप किया जा सकता है जो कि इन सारे बातों को देखेंगे, और फाइनल स्टेज होगा हमारे अवार्ड का एग्जीक्यूशन का। तो ये सारे तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अब मेनली हम लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी है। 2019 का जो कानून था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें बात रखी गई थी कि हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना है जो कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेंगे कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन और जो एक्रीडेशन है आर्बिट्रेटर्स का उसको ग्रेड करेंगे, यानी कि उनको उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको ग्रेड किया जाएगा। और इसको जो हेड करेंगे इस काउंसिल को, वो एक चेयरपर्सन होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, या तो हाई कोर्ट के जज होंगे, या तो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, या कोई एमिनेंट पर्सन होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके उनको अपॉइंट किया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 2 फुल मेंबर्स होंगे, फुल टाइम मेंबर्स होंगे। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि जिनको यहाँ पे कुछ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी भी होंगे कॉमर्स और इंडस्ट्री के, जिनको कि यहाँ पे रोटेशनल बेसिस पे पार्ट टाइम मेंबर की जैसे नॉमिनेट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो सेक्रेटरी है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिसियो यहाँ पे मेंबर होंगे। एक्स ऑफिसियो मेंबर कहने का मतलब है कि जो भी इसके मेंबर होंगे वो यहाँ पे पोस्ट में रहने के लिए सैलरी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये किससे निकल कर आया है, 2019 के कानून से ये निकल कर आया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जब कानून बन जाएगा तो फिर इसको हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है सिर्फ आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो ये मैकेनिज्म है जिसमें कि 4 तरीके की यहाँ पे प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस के बारे में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। फाइन, तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन। तो कल नहीं, कल आपको इकोनॉमी की लेसन मिलेगी PT 365 की, उसके बाद आप लोग को इसका भी लेसन मिलते रहेगा। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मुझे ये बताने के लिए बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि डेली आपको 4 बजे यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा। तो डेली अगर आप लोग को वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आप लोग को हमारे साथ जुड़ना होगा, जिसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।